लोग समय समय पर मेरे को फ़ोन करते हैं और वो अपना इलाज लेना चाहते हैं। तो उसमें से सब तरह के लोग होते हैं, कुछ जनरल पब्लिक होती है, कुछ जो होम्योपैथ होते हैं, कुछ बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर्स होम्योपैथी के होते हैं। तो जब ये वीडियोस बनाए जाते हैं, ये जितने भी वीडियो मैं बनाता हूँ, ये सब होम्योपैथिक डॉक्टर्स को ध्यान में रखकर बनाता हूँ, ताकि वो लोग जो अभी तक होम्योपैथी कर रहे हैं और उसमें कुछ सुधार चाहते हैं, तो ये मेरे वीडियो देखकर उसमें अपनी प्रैक्टिस में, अपने इलाज करने के तरीके में सुधार कर सकें, अपने नॉलेज को बढ़ा सकें। क्योंकि ये एक ओपन प्लेटफार्म है, इसलिए जनरल पब्लिक भी इसको, मेरे वीडियोस को काफ़ी मात्रा में देखती है और उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल भाषा में होते हैं। और इनको देखकर कुछ लोग जो पहले ही बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टरों से इलाज करा करा कर दुखी हो चुके होते हैं और कहीं से कुछ आराम नहीं आ रहा होता, तो वो अपना इलाज शुरू कर देते हैं मेरे इन वीडियो को देखकर। तो एक तो ये बिल्कुल ही गलत तरीका है, क्योंकि जब मरीज कोई वीडियो देखता है, कोई किताब पढ़ता है, कोई इंटरनेट पे पढ़ता है, तो उसको ये लगता है कि उसके अंदर भी ये सारी बीमारियां हैं या यही वाले लक्षण हैं। तो जितने भी वीडियो देखेगा उसमें लगेगा इस दवाई का भी लक्षण है, इस दवाई का भी है, इस दवाई का भी है। तो वो फिर हैफेजर्डली इनको खाना शुरू कर देते हैं और आखिर में वो ऐसी कॉम्प्लेक्स डिजीज बना लेते हैं अपने अंदर दवाइयों के कारण, जिसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए, वो अपना नुकसान करते हैं और फिर बाद में जब वो ठीक नहीं होते हैं तो फिर वो मेरे पास इलाज के लिए आते हैं। तो उनको फिर ठीक करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, हालांकि कर लेते हैं हम लोग, लेकिन वो ज़्यादा समय लेते हैं इलाज में। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ इसे पढ़ पढ़ के अपने दूसरे मरीजों का इलाज करना चाहते हैं। तो ये जो आधा अधूरापन है, ये काफ़ी हार्मफुल होता है, क्योंकि इसमें सारी नॉलेज जितनी भी दी जा रही है वो होम्योपैथिक डॉक्टर्स को ध्यान में रखकर दी जा रही है, तो जनता के लिए नहीं है। इसलिए कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं, जो होम्योपैथी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, उनको इन वीडियोस में आमतौर पे नहीं बताया जाता है, क्योंकि उनकी आवश्यकता होती नहीं है। लेकिन इन जानकारी के अभाव में तो वो प्रॉपर होम्योपैथी के और हमारे इन वीडियो का जो मतलब है उसको गहराई तक नहीं समझ पाते हैं। अपनी सुपरफिशियली जितना भी उनका ज्ञान है, जितने भी उनको समझ है, उसके हिसाब से वो समझ लेते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके, पर वो हमेशा खराब होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो कमेंट्स आते हैं, जो फ़ोन आते हैं मेरे पास, वो भी ऐसे लोगों के होते हैं जिनमें बिल्कुल ऐसा लगता है, ऐसे सवाल होते हैं कि जिससे पता लगता है कि इनको होम्योपैथी की बिल्कुल भी समझ नहीं है। जैसे कि आप डोज क्या देते हो, कितनी बार देते हो, पोटेंसी क्या देते हो, इस बीमारी का इलाज हो जाएगा, उस बीमारी का इलाज हो जाएगा, वगैरह वगैरह। ऐसे मैंने फलानी दवाई दी, उसको फ़ायदा नहीं हुआ। तो ऐसे ये जो सवाल हैं, ये बिल्कुल दिखा रहे हैं कि उनको होम्योपैथी की जरा सी भी समझ नहीं है। और ये वही लोग होते हैं ज़्यादातर जो जर्नल पब्लिक है, जो कॉलेज में होम्योपैथी में प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं की गई है, पर वो अपने घर में किताबें पढ़ कर वो होम्योपैथी करना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत तरीका है। इससे आपका अपना नुकसान होता है, जिनको दवाई देते हो उनका नुकसान होता है, और कभी कभी मरीज ठीक भी हो जाता है आपकी दवाई से, तुक्के से। तो वो भी, एक को ठीक हो गया गलती से, लेकिन अगली बार दोबारा बीमार होगा तो वो अगली बार आपसे ठीक होगा नहीं, और फिर आप उस पर दुनिया भर की दवाई ट्राई करोगे तो वो उसको और नुकसान करेगी। लेकिन बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर ऐसे हैं जो खुद अपने से इलाज करते हैं मरीजों का, जो कि उनका काम है, सही बात है। और जब वो नहीं ठीक हो पाते हैं या उनको ऐसे लगता है कि ये केस इतना कॉम्प्लिकेटेड है, उनसे ठीक नहीं होगा, तो वो इलाज के लिए मेरे पास रेफर करते हैं।
तो कुछ लोग डायरेक्ट क्लिनिक पे आते हैं टाइम लेकर, अपॉइंटमेंट लेकर, और कुछ लोग फ़ोन पर इलाज लेना चाहते हैं। तो ये जो केस आज मैं आपको दे रहा हूँ, ये भी एक होम्योपैथिक डॉक्टर की ही रिश्तेदार है। उन्हीं होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने इसको मेरे पास भेजा है, जबकि टेलीफोनिक जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें वो भी शामिल हैं और मरीज भी शामिल हैं और मरीज के माँ बाप भी शामिल हैं। तो सब मिलकर ये केस मेरे को समझा रहे हैं ताकि इस बच्चे का इलाज अच्छे से हो सके। तो इन डॉक्टर ने बड़ी समझदारी वाला ये काम किया है। अब क्योंकि ये टेलीफोन पे है, इसको पेपर पे रिकॉर्ड करना, पेशेंट ने किस अंदाज में बोला, मैंने उसका क्या सिम्टम लिया, तो वो पेपर पर लिखकर मैं इसको अपनी भाषा में आप तक पहुंचा नहीं सकता हूँ। वो फील आएगा ही नहीं, उसके मरीज का जो भावना है वो फिर मेरे उस भाषा में किसी भी तरह से रिफ्लेक्ट हो नहीं सकती। इसलिए मैं इस केस में आपको पेशेंट की ओरिजिनल आवाज़ सुनाऊंगा। उसके बाद दवाई के बाद क्या हुआ वो भी ओरिजिनल वॉइस होगी, क्योंकि ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, बहुत अच्छी साउंड नहीं है मरीज की। मुझको तो समझ आ रही है, इसलिए आपको शायद ना समझ आए, बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आप उसको अपने कानों में हेडफोन लगाकर इसको सुनोगे या किसी स्पीकर पे डाल के सुनोगे तो फिर आपको भी मरीज की आवाज़ अच्छे से समझ आएगी। लेकिन आपकी इस समस्या को दूर करने के लिए मैं पहले कुछ हद तक जो बातें हुई हैं उसका सारांश आपको पढ़कर सुनाऊंगा। वो मैंने अपनी भाषा में लिख लिया है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। इसलिए जब आप पेशेंट को सुनेंगे तो फिर वो आपको समझ आएगा। तो ये मैंने जो फर्स्ट डे का रिकॉर्डिंग है वो आपको अपने लैंग्वेज में, अपनी आवाज़ में मैं बताऊंगा, और फिर पेशेंट की आवाज़ होगी। उसके बाद दवाई देने के बाद जो भी फॉलोअप्स हैं, 3 फॉलोअप्स हैं, उनमें मैं अपनी आवाज़ का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि वो पहले से काफ़ी साफ रिकॉर्डेड है और वो आपको समझ भी आ सकती है। तो अभी मैं इसको पढ़कर सुनाता हूं कि ये केस है क्या। ये एक 16 साल की लड़की का केस है। और पहले मैं आपको बता दूं, जो भी ये वीडियो मैं यूज करता हूं, ऑडियो वीडियो वगैरह जो साउंड ट्रैक्स यूज करता हूं, इसमें पहले मैं मरीज की जो आइडेंटिटी है उसको हर तरह से छुपाने की कोशिश करता हूं या छुपा देता हूं। यानी ये एडिटेड होता है, जैसे उसका नाम, उसका शहर, उसके और कोई रिश्तेदार वगैरह हैं, किसी डॉक्टर से इलाज लिया है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ जो उसकी आइडेंटिटी को रिवील कर सकते हैं वो सब मैं इस ऑडियो से हटा देता हूं। तो इसमें भी ऐसा ही किया गया है। तो ये एक 16 वर्षीय लड़की का केस है और इसके एक मामा जी हैं जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, जिन्होंने इसे मेरे पास भेजा है। वो हमेशा मेरे पास अपने केस भेजते रहते हैं। उसी संदर्भ में इसको भी उन्होंने मेरे पास भेजा है और वो खुद इसमें इंटरेस्ट लेकर इसका इलाज मुझसे करवाना चाहते हैं। मुझसे समय लेकर फ़ोन पर कॉन्फ्रेंस पे हम तीनों को लेकर बात करवाई गई है। इस वार्तालाप का जो महत्वपूर्ण भाग है मैं अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि रोगी की आवाज़ बहुत स्पष्ट नहीं है। परंतु अगर आप ब्लूटूथ स्पीकर से सुनेंगे तो आवाज़ बहुत अच्छे से और स्पष्ट रूप से आपको समझ आएगी। तो इस लड़की के वर्ताव से घर वाले काफ़ी दिनों से परेशान हैं। उसके मामा बता रहे हैं कि इसको ओसीडी की शिकायत है। ओसीडी माने ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अगर ये किसी को कम कपड़े में देख लेती है तो फिर चीखती चिल्लाती है। किसी चीज को छू दे, यानी ये छू दे या दूसरा इसकी चीज को छू दे, तो ये बार बार हाथ धोती है। कोई उसको छू दे या इसके सामान को छू दे तो वो जोर जोर से चीखती है, मतलब सब पे गुस्सा करती है जिन्होंने इसके सामान को छुआ है। उसको बहुत ही ज्यादा घिन आती है। घिन माने डिसगस्टेड सी फीलिंग होती है उसको कि ये चीज को किसी ने गंदा कर दिया है। और ये बात बात पर फिर अपना सिर पीटती है। अब इतना बताकर मामा मरीज को फोन दे देते हैं
रोगी बहुत ही स्पष्ट, जोशीली और सभ्यता भरी आवाज में मुझसे बात करती है। उसकी जो सोच है बहुत स्पष्ट है। रोगी बोलती है, मेरे दिमाग, दिमाग नहीं बोलते, वो माइंड कहती है, मेरे माइंड में जब कोई बात आ जाती है तो फिर हम जोर जोर से माथा पीटते हैं। जैसे कि किसी को मैंने नंगा देख लिया। अब पूरी तरह से नंगा नहीं होता वो व्यक्ति, मतलब उसने अपना अंडरगारमेंट्स, कच्छा बनियान वगैरह तो पहने होते हैं, यानी उसने पैंट और कमीज नहीं पहनी होती, उसको ये लड़की नंगा कह रही है। तो जैसे कि किसी को नंगा देख लिया, मतलब तो जैसे कि लोग गर्मी के मौसम में इसके भाई, इसके चाचा और इसके पिता वगैरह कच्छा बनियान पहनकर सोते हैं, अथवा नहाने के बाद जब बाथरूम से ऐसे ही कच्छा बनियान पहनकर आ जाते हैं, तो उनको ये नंगा कहती है। घर में जितने भी लोग हैं, मेल मेंबर, मर्द लोग, वो सब ऐसा करते हैं, ये कॉमन फीचर है, ज्यादातर घरों में ऐसे होता है। तो ये उनको नंगा देख लिया तो वो सब कुछ हमको अच्छा नहीं लगता, ये मरीज कह रही है। तो मैं उनसे पूछता हूं, भाई इनको ऐसे देखकर तुमको शर्म महसूस होने लगती है या फिर तुम्हारे दिमाग में सेक्स वगैरह के ख्याल आने लगते हैं? बस वो हमें अच्छा नहीं लगता है, बस और इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता। अच्छा, दूसरा तुम कुछ बीमारी की बात बता रही थी कि बीमारी के ख्याल आ जाते हैं। ये सब बातें मामा ने इसको पहले बता दी थी हमारे को, इसलिए मैं आपसे ये बात बीच में डाल रहा हूं। जब हमको किसी बीमारी के ख्याल आते हैं या हम सब कुछ देखते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है। हम अपने सर पे जोर जोर से मारते हैं। हम इसलिए सिर पर मारते हैं क्योंकि हमको लगता है कि मेरे माइंड से ही ये विचार आ रहे हैं, और इन विचारों को हटाने के लिए फिर हम सिर पर जोर जोर से मारते हैं जिससे ये विचार हट जाएं। इन विचारों से हमको गुस्सा चढ़ता है, अपने ऊपर भी गुस्सा चढ़ता है और दूसरों के ऊपर भी गुस्सा चढ़ता है। इन विचारों से हम बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं। हमें लगता है कि सिर पर मारेंगे तो इन विचारों से हमको छुटकारा मिल जाएगा, और दूसरों पर गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि मेरे दिमाग में विचार उन लोगों के कारण आते हैं, ना वो इस प्रकार के उल्टे सीधे कपड़े पहनेंगे और ना ही मुझे विचार आएंगे। हमने उनको पहले भी कितनी बार कहा है कि वो इस प्रकार के कम कपड़े पहनकर ना रहें, हमारी चीजों को ना छुएं, पर उनको तो समझ ही नहीं आता है। तो मैं इससे पूछता हूं, भाई तो तुमको क्या लगता है बेटा कि उन लोगों को कोई अकल नहीं है कि घर पर किस प्रकार रहना चाहिए? और जैसे इसको बर्ताव है तो मुझे कुछ शक हुआ कि शायद कभी इसके साथ कुछ सेक्सुअल असॉल्ट ना हुआ हो या किसी ने करने की कोशिश ना की हो, कुछ उल्टा सीधा। तो फिर मैं इसलिए पूछता हूं। यहां पर मुझे शक हुआ कि कहीं घर के किसी मर्द ने इसके साथ कुछ उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश तो नहीं करी है, इसलिए मैंने इसको पूछा कि किसी ने उसके साथ कोई गड़बड़ करने का कोई प्रयास तो नहीं किया है। पर इस पर लड़की चुप हो जाती है। शायद या तो जवाब देना नहीं चाहती है, या उस बात को छुपाना चाहती है, या फिर ये इस बात पे शर्मा जाती है। मैं निश्चित रूप से कुछ कह नहीं सकता कि इसके साथ क्या हुआ होगा। तो मुझे लगा कि सभी घर वाले इसके साथ ही बैठे हैं क्योंकि कॉन्फ्रेंस चल रही है हमारी फोन पर, तो इसलिए शायद ये इस बात को बता नहीं पाएगी। इसलिए मैंने उसको कहा कि जब तुम अकेले में हो तो मुझे फोन करके बता देना कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ घटना घटी थी या नहीं घटी थी, या सब कुछ नॉर्मल है। तो इस बात को मैं यहीं छोड़ देता हूं और फिर आगे पूछता हूं कि इसके अलावा और क्या क्या बात है। रोगी कहता है, नहीं नहीं और कुछ नहीं। तो मैं इसको कहता हूं कि तुम्हारे मामा तो बता रहे थे कि तुम सिर पीटती हो, अपने हाथ धोती रहती हो वगैरह वगैरह, वो जरा बताओ, सफाई का क्या भूत समाया हुआ है तुम्हारे दिमाग में? रोगी बताती आगे, अगर कोई हमारे बिस्तर पर आकर बैठ जाता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है, गुस्सा चढ़ता है। ऐसा कौन है जो तुम्हारे बिस्तर पर आकर बैठ जाता है? घर का ही तो सदस्य होगा। ज्यादातर भाई लोग हैं, उनका बैठना हमको अच्छा नहीं लगता है, यानी इसका भाई इसके बिस्तर पे कहीं बैठ गया आगे, वो इसको अच्छा नहीं लगता है। तो मैं पूछता हूँ, अगर तुम्हारे माँ बाप बैठ जाएं तो? माँ के बैठने से तो कुछ नहीं होता है, पर पिताजी के बैठने से होता है।
पिताजी को भी हम हटा देते हैं, तो ये अपने बिस्तर पर अपने पिताजी को भी बैठने नहीं देती है, उनको भी लगता है गड़बड़ हो गया है। तो उनको हटाने से ही तुम्हारी समस्या ठीक हो जाती है या फिर कोई और बात होती है? लगता है कुछ गड़बड़ है कि हम चादर झाड़ देते हैं, लगता है चादर गंदी हो गई है या अपवित्र हो गई है, ऐसे हमको लगता है। और हाथ धोने की क्या समस्या है आपको? हाँ, हम हाथ धोने को ज्यादा ही आदत है हमें। तो हाथ कब धोती हो? जैसे हम लोग कुछ भी छू लें तो हाथ धोते हैं, जैसे फर्श पर लगने वाला पोछा छू दें या कोई और गंदी चीज छू लें तो फिर हम हाथ धोते हैं। साफ चीज को छूने पर हाथ नहीं धोते हैं, या खाने की कोई चीज छू लेंगे तो भी फिर हम हाथ नहीं धोते हैं। मतलब किसी भी गंदी चीज को छू लें तो फिर हम हाथ धोते हैं। तो मैंने कहा इसके अलावा भी कोई और दिक्कत है क्या? फिर थोड़ा सोच कर ये बोलती है, नींद। नींद तो हमको अच्छी आती है, पर नींद में भी विचार चलते रहते हैं। मैं आगे पूछता हूँ, भाई तुम्हारी माता पिता कोई बात तुम्हारे बारे में मुझे बताना चाहते हैं क्या? तो इसके पिता बोलते हैं कि इस लड़की को डरावनी हिंदी फिल्में ये थोड़ी बहुत देखती है, और जब तक फिल्म देखती रहेगी तब तक ये डरती रहती है, बाद में भी डरती है। और ये जब तक फिल्म देखती है तो मेरे पास आके बैठ जाती है कि पापा डर लग रहा है। अब मुझे लगा ये तो एक सामान्य सी बात है, तो फिर इसकी माँ बताना शुरू करती है। वो कहती है जब ये सोई रहती है तो ये ठीक रहती है, मतलब सोते समय तो ये आराम से सो जाती है, पर जब ये जगी रहती है और खाली होती है यानी कोई काम नहीं कर रही होती है, तो इसके दिमाग में नेगेटिव विचार बहुत आते हैं, और उन नेगेटिव विचारों से ये परेशान होती है, तब ये अपना सिर पीटती है। अब इसने बिल्कुल साफ बताया। या फिर ऐसा कुछ करेगी कि इसके दिमाग में जो भी बातें आ रही हैं वो हट जाएं, या फिर ऐसा कुछ करेगी कि जो भी बातें आ रही हैं वो हट जाएं और दिमाग में आना बंद हो जाए। इसके मन में ऐसे कौन से विचार आ रहे होते हैं जिनसे ये परेशान होती है? माँ बताती है, जैसे हमने किसी की बीमारी की बात सुन ली या किसी आदमी को बीमार को देख लिया, तो ये बार बार मुझसे पूछेगी कि उसके जैसे लक्षण मुझे भी आ रहे हैं तो मुझे भी तो बीमारी नहीं हो जाएगी, या वैसी बीमारी हो तो नहीं गई है। मतलब कि ये लड़की अपने विचारों से बहुत ज्यादा तंग रहती है। हाँ 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 जी हाँ, बहुत तंग रहती है। तो मैं पूछता फिर ये सर क्यों पीटती है? मतलब कि ऐसे विचार मेरे दिमाग में क्यों आ रहे हैं इसलिए पीटती है। माँ कहती है इसको लगता है कि सारे विचार तो मेरे दिमाग से ही आते हैं, इसलिए अगर दिमाग में यानी सिर में मैं कुछ मारूंगी, सिर को पीटूंगी, तो मेरे विचार हट जाएंगे। ये अपने विचारों से तंग हो जाती है और उनको हटाना चाहती है, इसलिए सिर पीटती है। अब वैसे तो ये लड़की जी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है, बहुत ही समझदार लड़की है ये, काम भी बहुत अच्छे से करती है, काम में हमेशा लगी रहती है। पर जब खाली रहती है या जब सोने के लिए बिस्तर पर लेटती है तो इसको विचार बहुत ज्यादा आते हैं, उनसे ये बहुत तंग होती है, इसलिए सिर पीटती है जिससे विचार बंद हो जाएं। अब ये लड़की ड्राइंग वगैरह बड़ी अच्छी करती है, आर्ट बड़ी अच्छी है जी इसकी। तो मैं पूछता हूँ तुम जो बता रहे थे कि किसी को नंगा देख ले तो फिर ये? हाँ, वो माँ हंसती है जैसे, अरे इसके चाचा भाई हैं वो बाहर से आते हैं गर्मी में, अब वो पसीना पोंछ कर कमीज उतार कर ऐसे घूमते रहते हैं तो इसको गुस्सा आता है। फिर उनको ये गुस्सा करती है कि तुमको कितनी बार कहा है कि पूरे कपड़े पहन कर रहा करो, घर में ऐसे मत घूमा करो। अब वो लोग इसको चिढ़ाने के चक्कर में और ज्यादा करते हैं, इसके कपड़े छू देंगे, इसके कपड़ों की अलमारी को छू देंगे कि ले अब तू क्या करेगी। पर ये केवल अपने भाइयों के साथ ही ऐसा करती है। इसके मामा लोग किसी भी रूप में आ जाएं, मतलब कितने कम कपड़ों में आ जाएं, तो उन लोगों से इसको कोई परेशानी नहीं होती है। तो मैं पूछ रहा हूँ भाई वो तो बड़े लोग हैं तो कच्छा बनियान थोड़ी पहनते होंगे, वो तो पूरे कपड़े ही पहनते होंगे। माँ के लिए नहीं नहीं, वो भी ऐसे ही रहते हैं कच्छे बनियान में ही, ये सब बिहार का केस है। तो हंसकर बताती है, मतलब कि परिवार
को इस लड़की की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है कि भाई ये लड़की परेशान हो रही है तो हम पूरे कपड़े पहन ले, पर ये उन लोगों को कुछ नहीं कहती। तो इसको भाइयों से पसीने की बात है या कच्चा बनियान में रहते हैं, मतलब वो नंगा रहते हैं इसलिए परेशानी होती है, या वो पसीने की बदबू आ रही होती है तो इसको परेशानी होती है। सिर्फ दोनों ही बातें हैं, कच्चा बनियान की भी है और पसीने की बात भी है। अगर वो अच्छे से नहा धोकर इसकी किसी चीज को हाथ लगा दें तो भी इस लड़की को परेशानी होती है क्या? होती है ना सर। उसको कहना है कि घर में सबको ढंग के कपड़े पहनकर रहना चाहिए, तरीके से सलीके से रहना चाहिए। ये उन पर बार बार गुस्सा होती रहती है। मतलब है कि घर में उन सब लोगों को भी ढंग से रहना चाहिए जैसा ये चाहती है। मतलब उसका कहना है कि उनको पूरे कपड़े पहनकर घर में रहना चाहिए, ऐसे कच्चे बनियान में नहीं घूमना चाहिए। पर वो तो रहते नहीं है, तो क्या इसलिए ये अपना सर पीटती है? हाँ सर, ये अपना सर पीटती है, उनको नहीं मारती, उन लोगों पर केवल चिल्लाती है। कहती है कि मैंने इतनी बार कहा है कि तुम ढंग से रहो, तुम रहते क्यों नहीं हो? मतलब ये जिस प्रकार चाहती है सबको उसी प्रकार रहना चाहिए। अपना सर इसलिए पीटते हैं कि उसके दिमाग में विचार आते हैं तो उन विचारों को हटाना चाहती है कि सिर पर मारने से उनके मन में विचार नहीं उठेंगे। सर पहले तो हमें लगता था कि ऐसे भाई बहनों में झगड़ा होता रहता है तो ये उसी वजह से होगा। तो सर्दी के मौसम में भी हाथ धोने से बीमारी शुरू हुई थी, फिर धीरे धीरे इसको ये आदत बढ़ती गई। आजकल साबुन से हाथ धोने वाली समस्या तो कुछ हद तक खत्म हो गई है, पर सर पीटने वाली समस्या काफी बढ़ गई है। मतलब इस लड़की को लगता है कि मेरे अपने ही दिमाग से विचार, मेरे अपने दिमाग में ही खराबी है इसलिए विचार आ रहे हैं, अगर मैं सर पीटूंगी तो मेरे विचार हट जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, यही बात है सर। इसको अपने सोच पर भी और गुस्से पर भी काबू नहीं रहता। जैसे जब इसको गुस्सा आता है तो ये चीजें फेंक देती है, पर कभी भी ये कीमती चीजें नहीं फेंकती है, मोबाइल वगैरह नहीं फेंकती है। किचन में जाकर अब ये गुस्सा आएगा तो ये उल्टी पुल्टी हरकतें कर देती है, जैसे किचन में जाके सब्जी में ज्यादा नमक डाल आएगी या कुछ और काम कर देगी, तो पर फिर तुरंत आकर ये मुझको बता भी देती है कि मैंने सब्जी में ज्यादा नमक मिला दिया है तो इसको मत खाना। तो इसको पछतावा भी होता है, फिर ये माफी मांग लेती है मुझसे। तो पूछता हूँ भाई ये दिन में गुस्सा बहुत बार आता है या कभी कभी आता है? माँ कहती है हाँ, अगर जैसे ये कह रही है पर वो सामने वाले इसकी बात नहीं मान रहे तो फिर इसको गुस्सा आता है। अब ये घर में लड़की सबसे छोटी है और इससे भी कोई गलती हो गई है तो ये अपने पर भी गुस्सा करती है, अपना सर पीटती है कि मैंने ये गलती क्यों करी है। डॉक्टर, मैं पूछता हूं इससे, उन लोगों ने क्या क्या दवाई खिलाई है इसको अभी? तो वो बता रही है माँ कि एलोपैथिक दवाइयाँ खिलाई हैं जी, उससे ये सोती रहती थी, अभी इसको हमने होम्योपैथिक दवाइयाँ नहीं दी हैं। तो पूछता हूँ बाकी अपना सारा सामान ये कैसे रखती है? ये सारा सामान ठीक ढंग से रखती है, पढ़ाई में भी काफ़ी होशियार है, बहुत अच्छी ड्राइंग करती है, क्रिएटिव बहुत है, हर काम बहुत ही अच्छे से करती है, पूरी सफाई से करती है, पूरी जिम्मेदारी से करती है। अब इसका मामा फोन ले लेता है, वो ये एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। सर इसके माता पिता, ये बता रहे, हिस्ट्री बता रहे हैं इसको कि इसके माता पिता काम के सिलसिले में दिल्ली रहते थे और यहाँ इसका भाई, ये लड़की और इसका भाई, ये अपनी नानी के पास ही रहती थी शुरू से ही, बचपन से ही। तो इसके भाई को तो कोई लगाव था नहीं नानी वगैरह से, पर इस लड़की को अपनी नानी से बहुत ज्यादा लगाव था। पर जब इन बच्चों को अपने माता पिता के पास वापस जाना पड़ा तो ये जाना नहीं चाहती थी। अब भी नानी से इसको बहुत लगाव है और नानी की सेवा बहुत करती है, कुछ भी नानी डांट दे तो इसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब हम सर 3 भाई हैं
मतलब इस लड़की के 3 मामा हैं। हम भी इसको कुछ भी कहेंगे तो भी इसको कुछ फर्क नहीं लगता, कोई बुरा नहीं लगता है। बाकी ये बच्ची सर बहुत अच्छी बच्ची है, समझदार है, आर्टिस्ट है। किसी भी चीज को अगर काट पीट करके कोई नई चीज बनानी हो तो ये बड़े अच्छे ढंग से बनाती है। अब आपसे बात करने से पहले सर ये थोड़ा झिझक रही थी, थोड़ा घबरा रही थी कि कैसे बात करूंगी, इसको बार बार पेशाब जाना पड़ रहा था। अब ये सब कुछ इसलिए कर रही थी ताकि डॉक्टर से बिल्कुल सही ढंग से बात कर सके। तो ये इस प्रकार का बर्ताव नानी के घर पर देखने को नहीं मिलता था सर। हमें पता नहीं लगा कि इसके साथ ये समस्या है। ये तो नानी के घर में तो ठीक ही रहती थी, इसलिए हमें इसका पता ही नहीं चला। पर जब ये अपने माँ बाप के साथ आ गई अपने घर पर, तब ये ऐसा बर्ताव करने लगी है। जब मुझे पता चला तो मैंने इसको बात करने को कहा कि तू डॉक्टर साहब से बात कर और अपने लिए दवाई ले ले। तो इस तरह की बात इससे सुन करी है। आगे इसमें वार्तालाप जो भी है वो आगे आपको सुनाई दे जाएगा, अच्छी रिकॉर्डिंग है। तो मैं अभी अपनी आवाज़ तो यहीं बंद कर रहा हूं। तो यहां पर मैं आपको रोगी की आवाज़ सुनवाऊंगा। अगली आवाज़ जो सुनोगे वो रोगी की होगी। लगभग 27-28 मिनट का ये टेलीफोनिक कॉल है। कुछ बोल रहे हैं सर। हाँ बोलो। सर बात कराए। हाँ करा लो। सर वो हमारी भांजी है और वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, उसकी डायग्नोसिस हुई है। बार बार हाथ धुलती है और वो गंदी वाली चीज अगर देख लेती है तो छिना जाती है, फिर परेशान हो जाती है। तो ये सब बात करिए आप। बताओ। मुझे लगता है पहले भी ऐसा केस आया था मेरे पास, तो आप ही का था। हाँ बेटा बताओ। हाँ बोलो। हाँ गुड मॉर्निंग अंकल। हाँ गुड मॉर्निंग, बताओ। आप अपनी परेशानी बताओ, क्या दिक्कत है? ये दिक्कत है कि जब मेरे माइंड में कोई थिंकिंग आती है तो मच्छर चीखते हैं। अच्छा दिखते हैं? हाँ। अच्छा। जैसे किसी को नंगा देख ली, किसी को नंगा देख लिए। नंगा? अच्छा। कितनी उम्र है आपकी? 16। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ बताओ। पीछे कौन बोल रहा है उसको चुप करो पहले, और अपनी मर्जी से बताओ जो तुम्हें बताना है। हाँ जैसी कोई बीमारी देखती है तो उसको मुझे लगता है ना कि मेरे अंदर है। सोच सोच के नहीं बताओ, जो अपने बिल्कुल है, जो किसी ने बताया पढ़ाया लिखाया उसकी बात बताओ। अपनी मर्जी से बताओ जो भी तुम्हें बताना है, ठीक है? हाँ। हाँ बताओ। यही जैसे कोई भी बीमारी देखी तो सिंपल शब्द में देखते हैं। अच्छा जैसे एक आध बार बताओ। अभी कुछ कहते नंगा देख लिया, क्या देख लिया? हेलो। हाँ अभी तुम कुछ कह रही थी ना, मैंने किसी आदमी को नंगा देख लिया तो वैसे हो जाता है क्या? क्या नंगा? जैसे मान लीजिए कि डंडी उतार के मेरे सामने सोया है तो वो हमको गंदा लगता है। कौन सोता है घर में? तो गर्मी है तो काफी लोग ऐसे रहते हैं। भाई है या वो पिताजी हैं? दोनों लोग। अच्छा और भी लोग सोते हैं घर में या दो ही हैं बस? अभी तो गर्मी है ना तो सारे लोग मतलब ज्यादातर लोग ऐसे घूमते हैं। अच्छा घर में और लोग भी हैं, आदमी लोग हैं और? हाँ। लेडीज तो कपड़े पहनती होंगी या लेडीज भी कुछ ऐसे करती हैं? नहीं लेडीज ही कुछ पहनती है। लेडीज पूरा कपड़ा पहनती है? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं तो उससे तुम्हें एकदम क्या दिक्कत? मतलब वो सिर्फ कपड़ा पहनते हैं, बनियान वनियान कुछ नहीं पहनते? नहीं मतलब सिर्फ ऐसे रहते हैं तो कपड़े पहनते हैं, लेकिन अगर ये समय ऐसे रहते हैं तो वो हमको अच्छा नहीं लगता। उससे तुम्हें अच्छा बात? अच्छा चलो, क्या दिक्कत आने लगती है उससे? वो सेक्स के ख्याल आने लगते हैं या क्या? वो हमको क्या नाम है, हमको ऐसे अच्छा नहीं लगता है। या शर्म आने लगती है या सेक्स वाले ख्याल आने लगते हैं? हैं? दोनों दोनों। अच्छा
अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा बीमारी की बात होगी कि बीमारी होगी तो और सर पे इसलिए मारते हैं क्योंकि उनको लगता है ना कि दिमाग से ही आता है, दिमाग से हमारे दिमाग में क्या होता है? जैसे थिंकिंग आती है तो शरीर में ही ना आती है, उपजती है, इसलिए सब कुछ सीखते हैं। सुनाई नहीं दिया, समझ नहीं आया क्या बोला तुमने। जैसे सर बोले थे ना कि सर पे मारते हैं अगर ऐसा कुछ हाँ है हाँ तो। हाँ, जैसे कैसे माथा पीटती हूँ। हाँ, तो वो एक्चुअली वो लगता है कि माइंड से सब कुछ ओरिजिनेट हो रहा है, थिंकिंग। अच्छा, तो इसीलिए सर पे मारते हैं। मतलब कि गुस्सा चढ़ता है हाँ, गुस्सा बहुत आता है, अपने ऊपर ही। अपने ऊपर भी आएगा, दूसरों के ऊपर भी आएगा। हाँ 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 हाँ, गुस्सा कंट्रोल नहीं होता हमसे। अच्छा, तो अपने को क्यों मारते हो फिर? अपने को अभी बताए तो जैसे हमको लगता है ना कि दिमाग से सब कुछ ओरिजिनेट होता है, तो अगर सर पे मारेंगे तो बंद हो मतलब जाता अपनी है। गलती लगती है, अपने में खराबी लगती है, हाँ तो इसलिए लगता है करें मेरे में क्या खराबी है, इसलिए खुद को मारती हो हैं? हाँ। हाँ हाँ, और दूसरों में क्यों आता है? दूसरों को क्यों आता है? कि उन्हीं मतलब दूसरों पे इसलिए आते हैं। एग्जाम्पल दें तो जैसे कोई दंगा है, तो वो दंगा हुआ है इसलिए मेरे दिमाग में थिंकिंग आई है, तो हम अपने को मारे इसलिए उसको गुस्सा आया। मतलब उसको ये तुम्हारे दिमाग में कुछ थिंकिंग आ गई, कुछ भी उल्टी सीधी, मतलब उससे जो तुम्हें परेशानी हुई, हाँ तो मतलब तुम्हें क्या लगता है कि इन लोगों को अकल नहीं है, ऐसे घूम रहे हैं ऐसे? हाँ, जैसे हम कितनी बार मना किए हैं फिर भी ऐसे वही काम करते हैं। अच्छा, मतलब कहा है तुमने कि ऐसे मत पूरे कपड़े पहन के रहो। अच्छा, हाँ, अब तुम्हारे साथ किसी ने कुछ किया तो नहीं ना कभी ऐसा, या थोड़ा बहुत कोशिश की है कभी कुछ गड़बड़ करने की? हाँ, नहीं। अच्छा, जब कभी तुम अकेले में होगे तब बताना मेरे को ये बातें, ठीक है? ठीक। अभी तो कुछ लोग बैठे होंगे ना तुम्हारे साथ। कौन कौन बैठे हैं तुम्हारे साथ? मम्मी पापा। अच्छा अच्छा, जब अकेले में होगे तो फोन करके मुझे बताना। ठीक। हाँ हाँ, और इसके अलावा क्या बात है? हैं? और भी कोई बात है इसके अलावा? नहीं। नहीं, तुम कहते हो गंदा दिखता है, सफाई का रहता है, उसको बड़ा बीमारी, हाथ धोती रहती है, हाँ, क्या जैसे कैसी सफाई का क्या भूत है? अपने भीतर किसी को बैठने नहीं देते हैं। किसी को मतलब कौन है घर में ऐसे जो बिस्तर में बैठता है तुम्हारे? ज्यादातर तो अपने भाइयों को नहीं बैठने देते हैं। अच्छा, मम्मी आके बैठ जाए तो? सही है, और पिताजी भी कभी बैठ जाते हैं? हटा देते हैं। आदमियों को हटा देती हो? हाँ, अच्छा, तो जैसे बैठ जाते हैं तो उससे तुम क्या करती हो? गंदा वो हटा दिया, उसके बाद फिर तुम्हें तसल्ली हो जाती है या फिर भी लगता रहता है कुछ गंदा? नहीं लगता है कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ मतलब बिस्तर में ही हो गई है या झाड़ देते हैं, पोंछ देते हैं। उस बिस्तर को अच्छे झाड़ के दोबारा बिछा के फिर ठीक लगता है? हाँ, क्या वो बिस्तर वैसे उसकी सलवटे वलवटे डाल देते हैं, वो उसको कह रहे हो क्या आपने? हैं, जैसे बैठने से बिस्तर में सलवटे पड़ जाती हैं, उसकी किस्म की बात कर रही हो या वैसे गंदा लगता है तुम्हारे को? और वैसे ही गंदा लगता है, खलवटे से नहीं। अच्छा अच्छा, मुझे लगता है कि अपवित्र जैसा हो गया। हाँ, और हाथ धोने का क्या है? अब हाथ धोने की तो मुझे आदत है ज्यादातर। हाथ धोने की भी आदत है या नहाने की आदत है?
नहीं, सिर्फ हाथ धोने की। नहीं, हाथ कब धोती हो तुम, मतलब कैसे कैसे बातों पे धोती हो? कोई भी चीज जैसे छूने के बाद एक बार हम हाथ धुल लेते हैं। नहीं, जैसे क्या छूते हो तुम, बाहर गंदी चीजें, या घर में तो सारा दिन कुछ ना कुछ आदमी छूता ही रहता है, तो किसको छूने के बाद हाथ धोती हो? साफ कपड़ा रहा तो नहीं हाथ धुलेंगे, खाने वाली चीजें रही तो नहीं हाथ धुलेंगे। अच्छा अच्छा, खाने वाली चीज से नहीं धोते, साफ कपड़े से नहीं धोते, तो फिर गंदे गंदा कपड़ा कैसे होता है? सोचे वो झाड़ू पोछा वगैरह? ऐसा कोई भी कपड़ा जो मेरे वार्डरोब में नहीं है और मतलब मेरा ही कपड़ा है, कहीं और करके रख दिया गया, उसे हाथ पोछ लिया, फिर मुंह पोछ लिया। अच्छा 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 अच्छा, मतलब आपको लगता है कोई भी गंदा हो गया जिससे उसको छूती हो तो फिर लगता है मैं भी गंदी हो गई और इसलिए हाथ धोऊं? हाँ हाँ हाँ। और इसके अलावा भी कुछ में कोई दिक्कत है? नहीं। जैसे भूख प्यास की, नींद की? नहीं। हाँ, वो नींद की दिक्कत, नींद तो आती है। हाँ। लेकिन जब सोते हैं ना तो जैसे दिमाग खाली रहता है सोने में, तो वो थिंकिंग ज्यादा आती है। हाँ, वो दिन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। हाँ, वो बात है। ये और ऐसे विचार चलते रहते हैं जो इसी से संबंधित, सफाई सफाई ये वो? हाँ हाँ, ऐसे ही चलते रहते हैं। ऐसे ही चलते रहते हैं ना। ठीक है। तो नींद में भी कभी हाथ वाथ धोती रहती हो, सोती रहती, साफ करती रहती हो? नहीं। अच्छा। महीना चालू हो गया तुम्हारे को? हाँ ठीक है वो, या दिक्कत है कुछ? ठीक है। ठीक है। अभी कौन बता रहा था तुम्हारे को? मम्मी कुछ बताना चाहती हैं क्या, कुछ जो पास बैठे हैं लोग, ये उनसे पूछो जरा, कुछ बताना चाहते हैं मेरे अपने स्कूल के बारे में? बोलना है? हाँ, पापा को कुछ बोलना है। हाँ बताओ। उनको फोन दे। हाँ दे दो, तुम भी यहीं रहो, सुनते रहो क्या कह रहे हो। ठीक है। हाँ हेलो। हाँ बताओ क्या कहना चाहते हो। हाँ सर, प्रणाम। इनको जैसे डरावनी चीजें देखने का बड़ा शौक रहता है, पिक्चर देखने का डर भी लगता है इनको, इसलिए देखेंगी फिर उसके बाद डरेंगी भी, लेकिन देखने के लिए तैयार है। डरावनी हिंदी फिल्में देखती है, अंग्रेजी वाली? नहीं, हिंदी फिल्में। अच्छा, डरावनी फिल्में देखती है ये? हाँ, ज्यादा नहीं, कंजूरिंग टाइप के 1-2-3 मूवी है, उससे ज्यादा इनका क्रेज रहता है। वो तो मूवी तो एक आध बार ही देखेगी ना, फिर बार बार कैसे देखेगी? वही देखती रहती हैं, अक्सर हम देखते हैं और फिर डरेंगी भी और देखेंगी भी, दोनों चीजें। नहीं, वो देखते देखते रहती है या उसके बाद भी देखती रहती है? मैं हमेशा नहीं, बस यही 2-4 टाइप की मूवी है, यही देखती हैं डरावनी, और नहीं। टीवी भी देखने का कोई इतना शौक नहीं है। नहीं, मेरा मतलब जब फिल्म चल रही होती है उसी वक्त डर लगता है, या वो डर हमेशा ही बना रहता है उसके दिमाग में? वो उससे शो करेंगी कि पापा हमको डर लग रहा है, फिर पास आके बैठ जाएगी और देखती भी रहेगी। जब फिल्म चल रही होती है, जब की बात कर रहे हो, या जब फिल्म खत्म हो गई उसके बाद भी डरती रहती है? नहीं, बस जब तक देखेंगी तभी तक, उसके बाद नहीं। अच्छा, उसके बाद उसकी बातें करेंगी खाली। डर की? हाँ, इसमें ऐसा था, उसमें ऐसा था। अच्छा, ये तो चलो फिल्म की बात हो, ये तो कोई खास बात नहीं है। और इसके अलावा क्या बताना चाहते हो? बाकी हमें तो कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती है सर। मतलब आप देखती हैं, हाँ तो धोती हैं और इसकी माँ को कुछ बताना हो तो देखो, इसकी माँ को बताना चाहती है? जी जी। हाँ हेलो, हाँ नमस्ते हाँ बताओ। सर। इनकी निगेटिव थिंकिंग है सब प्रॉब्लम। हाँ वही जानना चाह रहा हूँ ना, क्या है? सर ये जैसे सोई रहेगी ना तो अपने आप को हमेशा इंगेज रखने के चक्कर में रहती है। कैसी मम्मी, अगर मैं खाली रहती हूँ तो मेरे माइंड में हमेशा निगेटिव थिंकिंग आती है, और जब निगेटिव थिंकिंग की आती है तो वही सर पीटती है, सर पीटने लगती है, या फिर इस तरह का कुछ करेगी कि जैसे वो जो माइंड में आ रहा है वो चला जाए। मतलब उस माइंड में क्या आ रहा होता है इसको? ये नहीं होता है खुद। अब जैसे किसी के साथ हम बीमारी सुन ली, अगर बीमारी सुन ली ना तो इसके दिमाग, अब कोई अगर कैंसर का नाम ले लिया तो दिमाग
पूछेगी, सुन ली मम्मी, मम्मी ये सिम्टम उसके अंदर है, देखो मम्मी मेरे अंदर तो ये सिम्टम नहीं है ना, हमको नहीं हो गया, मम्मी हमको नहीं हो गया, इस तरह का कोई भी खतरनाक चीज जैसे सुन ले रही है अचानक, तो मम्मी हमको नहीं होगा, मम्मी हमको नहीं होगा, मम्मी हमारे अंदर नहीं है, इस तरह की। मतलब ये अपने विचारों से तंग रहती है। हाँ, हर चीज को अपने में देख लेगी। नहीं सर पीटती क्यों है कि मेरे में क्यों आ रहा है ये? हाँ नहीं सर पीटेगी ना। इस वार्तालाप को सुनकर मैंने जो रूब्रिक बनाए थे रिपर्टरी से, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है मूड रिपल्सिव, एंगर मिस्टेक्स अबाउट हिज, एंगर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन देयर प्लेस इफ, डिस्टर्ब अवर्जन टू बीइंग। ये जो रूब्रिक मैंने बनाए हैं इनको और इसके बोलने के स्टाइल को, टोन को, इरिटेटिंग मूड को देखते हुए जो एक फील आता है, उस फील के आधार पर दवाई का चुनाव होता है। केवल रिपर्टरी के आधार पर दवाई का चुनाव नहीं होता है। उससे हमें मदद जरूर मिलती है, लेकिन आखिर में हमें फैसला तो उसके मैट्रिया मेडिका को पढ़कर जो दवाई की मेडिसिन का जो नेचर है उसको समझकर ही सही चुनाव हो पाता है। तो इसलिए मैंने इसको नक्स वोमिका 200 खाने के लिए दिया था, जिसका बहुत अच्छा प्रभाव आया है। लेकिन कुछ रूब्रिक ऐसे हैं जिनको हम आगे और स्टडी पर्पज करने के लिए भी सीख सकते हैं। वो हैं एलिमेंट्स फ्रॉम रूडनेस ऑफ अदर्स, ब्रेकिंग थिंग्स, fastidious, mood repulsive, quite wants to be, anger mistakes about his, anger objects are not in their proper place if, disturbed aversion to be। अगर हम देखेंगे जो स्टडी पर्पज वाले रूब्रिक हैं उनमें 3 दवाइयाँ बहुत ज़्यादा कॉमन चल रही हैं, स्टेफिसगेरिया, आर्सेनिक, कार्सिनोसिन, सल्फर और बेलाडोना। जबकि ये 5 दवाइयों की प्रकृति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर हम रिपर्टराइज करें और एक ही रूब्रिक हटा दें तो ये 5 दवाइयां आ जाएंगी, बल्कि छठी नक्स वोमिका भी आ जाएगी। तो फिर चुनाव करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए नेचर को जानना बहुत ज़रूरी होता है, मेडिसिन की नेचर को, और प्रॉपर रूब्रिक का चुनाव करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए केवल रिपर्टरी के सहारे हम दवाई का चुनाव नहीं कर सकते हैं। अभी इस दवाई देने के बाद रोगी को क्या प्रभाव हुआ, अब मैं उसकी आवाज़ सुनाता हूँ। दिए थे परसों नर्सों में। आप कहे थे कि बताइएगा क्या हाल है। जैसे जो सर का पीछना था वो थोड़ा सा कम लग रहा है। कौन? अच्छा, वो मुझे मालूम है। तो सर जो है अब क्या करें, 200 उसको पैसा चाहिए, 100 रुपया यहाँ रखिए। नहीं तो कैसे वीकनेस कैसे कम लग रही है? 1000 रुपया आप रखिए। अभी जो भी आपने ऑडियो सुना है उसमें फ़ोन, जब लड़की के मामा का फ़ोन आया तो श्री माताजी निर्मला देवी का प्रवचन मेरे क्लिनिक में चल रहा था, क्योंकि वहाँ हम लोग ध्यान करते हैं। बुधवार के दिन काफ़ी सारे लोग होते हैं मेरे क्लिनिक में, वो ध्यान कर रहे होते हैं और उसी समय में मरीजों को भी देख रहा होता हूँ। तो ये प्रवचन श्री माताजी निर्मला देवी का जो चल रहा है, उनकी आवाज़ और फ़ोन पर मेरी और उसके मामा की आवाज़ मिक्स हो रही है, तो इसलिए शायद आपको अच्छे से समझ नहीं आया होगा। तो इसलिए मैं खुद बोल के सुनाता हूँ आपको। इसके मामा कहते हैं, हमने इसको नक्स वोमिका 200 दिया था, उसके बाद इसका गुस्सा तो थोड़ा सा कम लग रहा है, सिर का पीटना भी काफ़ी कुछ कम लग रहा है। तो पूछता हूँ अगर आपको ये सब चीज़ें कम लग रही हैं तो अभी हम कुछ दिन और इंतज़ार करेंगे, दवाई नहीं बदलेंगे और इसी
अगर आराम नहीं आ गया तब हम इसकी पोटेंसी बढ़ाएंगे, वरना ऐसे ही चलने देंगे। तो इसके बाद फिर 3 अगस्त 2020 को इसके मामा का फ़ोन आता है। मैं उसको भी आपको पहले बोल के सुना देता हूँ ताकि उसको सुनने में आपको अच्छे से वो समझ आए। ये 3 अगस्त 2020 को जो फ़ोन है वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। इसके मामा फ़ोन करके पूछते हैं कि क्या अभी आप बिटिया से बात कर लोगे क्या? मैंने कहा हाँ कर लेंगे, आप करा दो बात। तो रोगी बताती है, हेलो गुड मॉर्निंग अंकल। इसकी आवाज़ बहुत जोशीली, बहुत मधुर है, बहुत कॉन्फिडेंस से भरी हुई है। हमने आपको जो बताया था कि हम सिर पर मारते हैं वो तो काफ़ी कम हो गया है। तो मैंने कहा दवाई का और क्या क्या असर हुआ है वो सब बताओ आप। रोगी बोलती है, सिर पर मारना तो काफ़ी कम हो गया है, और रात को जब हम सोने जाते थे तो विचार आने लगते थे। अब वो नहीं आते हैं, पर जागते हुए थॉट प्रोसेस अभी कुछ कम नहीं हुआ है। तो पूछता हूं, पर तुमको तो और भी बहुत सारी समस्याएं थी, उनके बारे में भी बताओ। वो सब तो काफी कम है, और मारने वाली समस्या तो काफी कम हो गई है। मैं पूछता हूं उसको, तो तुमको सब कुछ मिलाकर कैसा लग रहा है? दवाई का कुल असर क्या हुआ है? दवाई का कुछ असर हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ हाँ, दवाई का तो काफी अच्छा असर हो रहा है। तो इसकी माँ से बात करो। तो इसको माँ कहती है इसको अभी काफ़ी आराम है, बाकी की आवाज़ जो है वो ऑडियो काफ़ी क्लियर है, उसको आप सुन सकते हैं। तो अभी हमने इसको जो भी किया है वो ऑडियो में सुनेंगे आप, वो मैं आपको सुनवा रहा हूँ। हाँ बोलो। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम। सर 354 वाला कल जो बात किए थे, हाँ हाँ अभी ट्रांसफर करके बच्चिया से बात हो जाएगी सर? हाँ करा दो, फटाफट मेरे को जाना है सर। हाँ सर, तुरंत करा है। हाँ करा दो। हेलो। हाँ बेटा बताओ। हाँ गुड मॉर्निंग अंकल। हाँ गुड मॉर्निंग। जो हम आपको बताए थे कि सर पे मारते हैं। हाँ हाँ तो वो मारना तो अभी कम है। अच्छा, दवाई का क्या क्या असर हुआ तुम्हारे ऊपर? तो वही मारना कम है, और जैसे रात में ज्यादा थॉट आते थे हाँ तो वो रात में थॉट जाते, जैसे एक बार सो जाएंगे ना, जैसे कभी पहले रहता था एक बार सो गए फिर बीच में आ जाता, लेकिन अब हम सोते हैं ना तो नहीं आता है, सोता ठीक रहता, हम सो जाते हैं आराम से। अच्छा, तो ये तो अच्छी बात है ना फिर। हाँ लेकिन अभी मतलब पूरी इतना ज्यादा थॉट कम नहीं हुआ है। नहीं, पहले तो तुम्हें कुछ और था ना, तुम्हें गंदा लगता था, कुछ नंगा देख लेते थे, कुछ ऐसे बहुत ऐसे कुछ बताया था तुमने मुझे। हाँ बताए थे। हाँ, वो सब कैसे? वो सब अभी भी है, लेकिन अब उतना देखिए वाटर वाली प्रॉब्लम तो अभी भी है, मारना कम है, सर मारते नहीं है। अच्छा, पहले मारते थे ना, हाँ हाँ, अब मारते नहीं है। मारते नहीं है। हर चीज को देख के घिन आती थी, सफाई वफाई का रहता था तुम्हें, सफाई सफाई का बहुत ज्यादा। उन सब में थोड़ा ठीक हुआ है, लेकिन वो सब अभी भी है उतना। मतलब उसमें थोड़ा बहुत फर्क हुआ है, नहीं हुआ? थोड़ा बहुत फर्क हुआ है। हुआ है ना? ज्यादा फर्क मारने वाले ज्यादा फर्क मारने वाले में हुआ है। नहीं तो कुल मिला के तुम्हें कैसा लगता है कि दवाई का खराब है? हैं? दवाई का असर हो रहा है। दवाई का असर हो रहा है। अच्छा, तो फिर अभी कितने दिन हो गए तेरे को दवाई लिए हुए मेरे से? 1 महीना। 1 महीना पहले दवाई खाई थी? हाँ। डेट याद है तेरे को? डेट तो नहीं। कार्ड का नंबर कितना बताया अभी इन्होंने? 354? हाँ 354। एक मिनट से मैं पर्चे में देखता हूँ डेट निकाल के। उसका डेट भी ये 2 तारीख को दी थी मैंने, 2/7 को, 1 महीना हो गया पूरा। हाँ 1 महीना हो गया। हाँ तो बस। अच्छा तुम इसको ना रिपीट कर दो,
क्या रिपीट कर रहे हो? हेलो, नक्सोमी का दोबारा दे दो। अच्छा 3 खुराक भी देता सर 10 मिनट में। हाँ हाँ 200 में दिया था पिछली बार। 200 ही देना है ना। ठीक है। 1 मिनट और भी वैसे भी थोड़ा सा रहता था ना, किसी को भी वो हाँ अपने पास नहीं बैठने देना, कुछ नहीं करना, हाँ। है ना। चेंजिंग को मम्मी भी बता रही थी कि हो रहा है। हाँ हाँ। तो सर क्या करें फिर 15 दिन पे आपसे बात कराएं? जरूरत के हिसाब से करा लेना। ठीक है ना। तो माथा पीटने का तो हट गया ना। नहीं तो इसकी माँ का है, बात कराएं सर? देख लेते, अगर हो जाती है तो ठीक है, एक बार माँ भी बता देती है ना। हाँ जस्ट बात करा रहे हैं सर। बात कर रहे हैं। हेलो। हाँ इस एडिशन के बाद इन्होंने मेरे को 2 अक्टूबर को फ़ोन किया है। उस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की आवाज़ काफ़ी साफ़ है, उसको आप सुन सकते हो, इसलिए उसको मैं अपनी आवाज़ में पढ़कर नहीं सुना रहा हूँ। तो अभी जो आवाज़ सुनोगे वो पेशेंट की आवाज़ होगी। अनलॉक की प्रक्रिया अब पूरे देश में। हेलो। हाँ सर। हाँ ठीक है। हेलो। हाँ बच्चे बताओ। हाँ गुड मॉर्निंग अंकल। हाँ गुड मॉर्निंग। हम आपको बताए थे सिम्टम्स में मारना और वार्डरोब टच वाला। हाँ तो मारने में तो बिल्कुल कमी है, मतलब हम इतना मारते नहीं है अब। किसको नहीं मारते? सर पे अपने मारते थे। हाँ तो अब सर पे हम नहीं मारते हैं। अच्छा। और वो एक था कि जो कोई वार्डरोब कपड़ा पर छू दिया या फिर मेरे वार्डरोब में नहीं रहा। हाँ। तो उसमें कमी तो है लेकिन वो पूरी तरह से खत्म नहीं है। मतलब तुम अपने दिमाग को समझाने की कोशिश नहीं करती हो कि भैया मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ ऐसा? करते हैं, जब करते हैं तो कुछ देर के बाद सब थॉट्स चले जाते हैं, मतलब लंबे समय तक नहीं रहते हैं। जैसे ही आते हैं हम बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सब चले जाते हैं थॉट्स। अच्छा, मतलब इसका मतलब उसमें फिर कमी तो आ गई ना? हाँ कमी आ गई है। हाँ पहले तो उसमें भी नहीं जाते भी नहीं थे ना थॉट? नहीं जाते नहीं थे, अभी जाने लगे हैं थॉट। मतलब आते हैं और जैसे पहले कुछ देर तक रहते थे तो हम मारते थे अपने सर पे चले जाए, लेकिन अब हम मारते नहीं है, अब हम ऐसे मतलब चुपचाप हो जाते हैं कुछ देर तक और थॉट्स चले जाते हैं। मतलब उनको कोशिश करती हो थॉट्स को हटाने की? हाँ। अच्छा। और वो बीमारी वाला जो थॉट, जैसे कोई बीमारी अपने अंदर सोच लेना, हाँ वो अभी हम पूरी तरह से खत्म नहीं कर पा रहे हैं। बाकी थॉट्स तो हम खत्म कर ले रहे हैं, कुछ देर शांत हो जाएंगे थॉट्स चले जाएंगे। अच्छा वो थॉट को क्यों खत्म करना चाहते हो आप? जब अभी जो केस आपने सुना, रिजल्ट भी देख लिया, अब हम इस केस का ना एनालिसिस करते हैं प्रिस्क्रिप्शन से पहले कि मरीज़ ने क्या कहा, फिर हमने उसके कौन सी फीलिंग को क्या सिम्टम लिया, ये एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम उसकी नेचर को पकड़ सकते हैं। एनालिसिस करने के लिए यानी मेडिसिन का सिलेक्शन करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि पेशेंट अपनी भाषा को किस अंदाज में बोल रहा है, क्या उसका सोशल स्टेटस है, क्या उसके बॉडी लैंग्वेज है, क्या अड़ोसी पड़ोसी जो अटेंडेंट है वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यानी उन सब से सबका इम्पैक्ट एक क्या आता है वो हमको समझना ज़रूरी होता है, ना कि केवल शब्दों को समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि पेशेंट अपने शब्दों के अलावा बहुत सारी बातें जो अपनी बॉडी लैंग्वेज से, फेशियल एक्सप्रेशन से, अपनी ड्रेसिंग सेंस से, बैठने के अंदाज से, उठने के अंदाज से, तो ये इन सब बातों से आपको समझ आता है कि आखिर ये पेशेंट क्या कहना चाहता है, इसकी नेचर क्या है, इस वक्त इसकी नीड क्या है, यानी इसकी जो प्रेजेंट मेंटल स्टेट क्या है वो समझना जरूरी होता है दवाई को सिलेक्शन करने के लिए। तो जरूरी नहीं है कि केवल वर्ड्स पे हो, वो आप किसी भी ढंग से उसको समझ सकते हैं, उसके कपड़ों से समझ सकते हैं, उसके साथ आए हुए लोगों के साथ क्या रिश्ता है उससे समझ सकते हैं, कैसे वो बोल रहा है उससे समझ सकते हैं।
तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप समझ सकते हैं। अब यहाँ हमें देखना होगा कि ये लड़की जो है, एक इसका जो 16 साल की है ये लड़की, बहुत यंग है, घर में सबसे छोटी है और सबके ऊपर ये कंट्रोल रखना चाहती है, यानी एक इसको कोई दबा नहीं सकता। पहला पॉइंट ये है, यानी कोई भी एडवर्स कंडीशन इसको दबा नहीं सकती है। तो ये एक किस्म का फाइटिंग नेचर होती है कि हर किस्म के जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनसे लड़कर ये अपने आप को विजयी हासिल करना चाहती है। तो इसमें 2 रूब्रिक बनते हैं, एक बायोवेंसी और एक आर्डेंट। बायोवेंसी क्या होती है? जब कोई चीज पानी में या किसी भी लिक्विड के अंदर, लिक्विड भी नहीं कहना चाहिए, फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड एयर को भी कहते हैं, गैसेस को भी कहते हैं, उसके अंदर डाली जाती है तो फ्लूइड एक अपवर्ड प्रेशर लगाता है जो उसको बॉडी, उस जो वस्तु है उसको सरफेस के ऊपर तैराना चाहती है। अगर वो फ्लूइड के द्वारा लगाया हुआ जो फोर्स है, जो नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है, वो अगर ज्यादा है बॉडी के वेट से, तो फिर बॉडी डूबती नहीं है, तैरती रहती है या फ्लोट करती रहती है। पर अगर बॉडी का वेट ज्यादा है और फ्लूइड का बायोवेंसी यानी ऊपर की तरफ उछाल कम है, तो चीज डूब जाती है। तो इसमें बायोवेंसी का मतलब क्या होता है कि जो उसकी एडवर्स कंडीशंस हैं, अगर उसके मनोबल की शक्ति से बहुत ज़्यादा उनके अंदर पावर है, एडवर्स बुरी जो विपरीत परिस्थितियां हैं, बीमारी है, हालात हैं, अगर उसके मनोबल को वो तोड़ पाती हैं तो फिर बंदा लेथार्जिक हो जाता है, हार जाता है, यानी उससे डिफीट कर जाता है, बीमारी के या उन हालात के प्रति अपने आप को सरेंडर कर देता है और एफर्ट करना छोड़ देता है। पर ये जो लड़की है, क्योंकि लड़की एक तो लड़की और फिर उसके जो आसपास का सोशल स्टेटस है वो इस किस्म का है कि जहां लड़कियों को दबाकर रखा जाता है, उनको इवन शादी के बाद भी नहीं बोलने दिया जाता। तो 50 साल दादी परदादी बन जाती हैं, पर फिर भी उनकी आवाज घर में वो पावरफुल नहीं होती है कि जो कुछ वो कहना चाहती हैं, अपनी बात रखना चाहती हैं, उसको बहुत ही ठोस तरीके से सबके सामने रख सकें। ये ऐसे परिवेश से लड़की आती है। अब यहाँ उल्टा है, ये सबसे छोटी है, यानी सबसे कम इसको परमिशन है बोलने की। उसके बावजूद भी ये लड़की उन हालात से डरी हुई नहीं है, घबराई हुई नहीं है। वो अपने बड़े भाइयों को, अपने पिता को भी कंट्रोल करना चाहती है कि आप इस ढंग से रहिए, कच्चा बनियान पहन के रहना, घर में कोई सभ्यता नहीं है, आपको तमीज सीखनी चाहिए और इस ढंग से बिहेव करना चाहिए। तो अब वो लोग बिहेव नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये उनको बार बार टोकती है, उनको बताती है कि तुमको कितनी बार कहा है, जबकि ये एक किस्म का ऑर्डर है और ऑर्डर चलाने का हक इस लड़की को परिवार के ऊपर कहीं पर भी नहीं है, पर ये चलाती है। यानी उन माँ, उनके बाप, उनके भाइयों का जो प्रेशर है, सोशल प्रेशर है, उसको ये मान ही नहीं रही है, उसके दबाव में ये नहीं आ रही है। तो ये इसकी बायोवेंसी है। अब और ये सरेंडर करने को तैयार नहीं है, यानी ये उस अपनी इस विचारधारा को घर में लागू कराने में के लिए बिल्कुल जैसे कहना चाहिए अड़ी हुई है। तो इसको कहते हैं आर्डेंट, यानी जो उसने लक्ष्य लिया है उसको पूरी जान लगाकर पूरा करना, किसी भी एडवर्स कंडीशन से ना घबराना, पूरा जोश खरोश उस काम को करने के लिए बनाए रखना, ये आर्डेंट होता है। तो ये लड़की पूरी तरह से अपनी सोच को परिवार में लागू करना चाहती है। अब पर ये लागू करवा नहीं पा रही है, फिर भी ये दब नहीं पा रही है। तो इसलिए इसको क्या लगता है कि ये
विचार जब इसके मन में आते हैं इस किस्म के उल्टे सीधे इनको देख के, तो ये फिर अपने को भी माफ नहीं कर पाती है। तो फिर ये अपना सर पीटती है। इसको लगता है कि इस सर पीटने से मेरे मन में ये जो विचार आ रहे हैं इसको लागू कराऊं, इनसे इरिटेट हो रही हूं, तो ये ना आए। यानी ये गलती किसी की भी क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है। ये नक्सवोमिका का कैरेक्टर बहुत जबरदस्त होता है। वो स्वयं भी परफेक्ट काम करती है और दूसरों से भी उम्मीद करती है कि वो भी परफेक्ट ढंग से काम करें। अब परफेक्ट होता क्या है? परफेक्ट का मतलब होता है कि जो आपने सोच रखा है कि इस चीज को ऐसे ऐसे होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी है। अगर आपको घर का अरेंजमेंट है कि भाई इसको सामान को यहाँ होना चाहिए, उसको वहाँ होना चाहिए, टेबल को यहाँ होना चाहिए, शोकेस को यहाँ होना चाहिए, तो वो एक परफेक्ट स्थिति है उसके माइंड में कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इज दी परफेक्शन। अब ऐसा होता नहीं है तो इसको दिक्कत आती है। तो एक तो ये वो फास्टिडियस जो इसके मन में है वैसा ही होना चाहिए। तो इसके मन में है कि घर वालों को वेल ड्रेस रह के पूरे कपड़े पहन के घूमना चाहिए। घर में आए हैं तो पसीने से हाथ, कपड़ों से हाथ ना पूछो, उसके वार्डरोब को मत छुओ, उसका वार्डरोब अलग है, तुम लोगों का अलग है, फिर इसको क्यों छू रहे हो? उसके बेड पे आके नहीं बैठना चाहिए तो फिर आप तुम क्यों बैठ रहे हो? मतलब जो होना चाहिए वैसा होना इज परफेक्शन। अगर कोई डेकोरेशन है उसमें लाल कलर लगना है, पीला लगना है, या हल्की शेड लगनी है, या भारी शेड लगनी है, या फूल बनाना है, या पत्ती बनानी है, वगैरह वगैरह, कुछ भी, वो अगर होता है तो फिर परफेक्शन है। वो नहीं होता तो ये बेचैन होती है। तो इसीलिए इसका एक तो रुब्रिक हो गया फास्टिडियस। अब लोग क्योंकि ये तो करना चाहती है पर सामने वाले नहीं करना चाहते, क्योंकि सामने वाले इसके जैसे हैं नहीं, तो इसलिए वो अपने हिसाब से चलते हैं और ये उनके हिसाब से चल नहीं पाती। तो इसलिए ये हमेशा नक्सवोमिका का दूसरों लोगों से कन्फ्लिक्ट बना रहता है। क्यों? क्योंकि वो जिस ढंग से, जिस परफेक्शन से कि भाई ये चीज यहाँ, वो चीज वहाँ, ये मैनरिज्म होने चाहिए, ये खाने पीने का स्टाइल होना चाहिए, ये बोलने का स्टाइल होना चाहिए, कुछ भी जो भी उसके मन में है तो वो वैसा ही होना चाहिए। अगर वैसा नहीं है तो इसका मतलब वो चीज वहां से हटी हुई है, हिली हुई है, डिस्टर्ब है। तो इसीलिए इसका दूसरा रूब्रिक है एंगर, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन देयर प्रॉपर प्लेस इफ। तो अगर चीजें अपनी प्रॉपर जगह पर नहीं है, कि जहां जिस चीज को होना चाहिए अगर वो वहां नहीं है तो फिर इसको बहुत ही गुस्सा चढ़ता है और गुस्से में हमेशा आदमी रिएक्ट करता है। अगर वो रिएक्ट नहीं करता या तो अपने ऊपर निकालेगा या दूसरों के ऊपर निकालेगा। ये एंगर की क्वालिटी होती है। तो अगर इसमें कोई आउटपुट की बात नहीं है कि वो काम करेगा तो आउटपुट अच्छा होना चाहिए, आउटपुट का सवाल नहीं होता है इस रूब्रिक के अंदर। जैसे मैं कई व्याख्याएं मैंने लोगों की सुनी है इस रूब्रिक की कि नक्सवोमिका को आउटपुट करना होता है कि भाई जब काम करेगा तो पेन यहाँ होना चाहिए और फलाने यहाँ होनी चाहिए और डिमकी यहाँ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। अब मैं आपको एक परिवार का बताता हूँ। वहाँ पर डाइनिंग टेबल पर जब खाना लगाया जाता है तो उन्होंने एक सेटिंग बना रखी है मुखिया ने कि आपको लेफ्ट साइड में पानी रखना है, राइट साइड में रायता रखना है, प्लेट पे पापड़ इस जगह रखना है, चम्मच यहाँ रखनी है, फलाना यहाँ रखना है। और इसके ऊपर जब सब्जी है और सब्जी के ऊपर जब आप छौंक लगाओगे, तड़का लगाओगे तो उसको घी का डायरेक्शन ऐसे सर्कल में होना चाहिए, उस पर दिखना चाहिए, जीरा दही के ऊपर दिखना चाहिए। ये चाहिए यानी ऐसा होना चाहिए। हालांकि इसमें कोई सुविधा की बात नहीं है पर उन लोगों के एक माइंड सेट है कि चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। अगर अब बहू आ गई, बहू को ये सब आदत है नहीं, ये चोचलेबाजी कहते हैं इन लोगों को, तो वो आदत उसको बहू को है नहीं तो वो अपने हिसाब से करती है। उसने बड़ी कोशिश भी की है पर फिर भी माइनर से माइनर रह ही जाता है क्योंकि ट्रेनिंग लेने में इतना समय तो निकलता है और वो बहू तो अनविलिंगली ट्रेनिंग ले रही है तो पूरी तरह से कभी भी उसके हिसाब से परफेक्ट होगी नहीं। जब होगी नहीं तो फिर वो झगड़ा बना रहता है। तो ये परफेक्शन की बात है कि जहां जो चीज होनी चाहिए, दही अगर राइट साइड ऑफ द प्लेट होनी चाहिए
तो वो वहीं होनी चाहिए। उसको अगर आपने प्लेट दही की कटोरी को लेफ्ट साइड ऑफ द प्लेट रख दिया तो फिर घर में हंगामा आ जाता है और डाइनिंग टेबल पे युद्ध शुरू हो जाता है, सबका मुंह उखड़ जाता है। तो ये इसमें प्रोडक्टिविटी की बात नहीं है, इसमें माइंड सेट की बात है कि ऐसा होना है। अगर आपको कहीं वाइट कपड़े पहन के जाने होते हैं तो फिर वाइट ही जाने हैं, आपके दिमाग में एक सेटिंग आ कि वाइट ही जाने हैं। तो इसका मतलब है कि जो नखस्वामिका है वो जैसा उसके दिमाग में किसी चीज को करने का सोच रखा है उस लेवल तक की अगर चीज होती है तो ये शांत रहता है, तब इसको फिर ट्रैंक्विलिटी आती है, माइंड आता है, नहीं तो नहीं आता। अब मान लो अगर वो परफेक्ट स्टेट में चीजें हो रही हैं तो इसका दिमाग शांत रहेगा। लेकिन अगर परफेक्ट ऑलरेडी है और उसमें जरा भी कुछ गड़बड़ कर दी, उसको खाने की प्लेट से दही की कटोरी उठा के लेफ्ट की बजाय मिडल में रख दी तो वो तो डिस्टर्ब कर दिया ना, तो इससे माइंड भी अपसेट हो गया। तो वो ये डिस्टर्बेंस नहीं चाहता है, तो इसीलिए डिस्टर्ब अवस्था। अब जब ये घर वाले नहीं होते हैं, भाई बाप वगैरह नहीं होते हैं घर में, तो ये फिर शांति से काम करती है, परफेक्ट ढंग से काम करती है। लेकिन जब वो आ जाते हैं और कपड़े उतार के फिर इस ढंग से घूमते हैं तो तब से इसका सारा माइंड अपसेट होना शुरू होता है। तो इसीलिए इसको कहा गया डिस्टर्ब अवर्जन टू बीइंग, कि वो डिस्टर्ब होना नहीं चाहती है। माँ के साथ भी है, माँ के साथ बड़ी अच्छी बनती है, पटती है, इसकी नानी के साथ पटती है, मामाओं के साथ पटती है, क्योंकि वो इसके हिसाब से चलते हैं। उनको इसको मालूम है कि मामा हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको ऐसे रहना चाहिए। तो वहाँ इसके साथ कोई समस्या नहीं है। माँ के साथ भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि माँ को भी बिस्तर पे बिठा लेती है, क्योंकि वो फीमेल है, ये मेल है, ये भी फीमेल है, वो भी फीमेल है, तो दोनों एक साथ बैठ सकते हैं। तो उससे भी इसको कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी कोई गंदगी नहीं होती है। तो यानी जैसा इसके दिमाग में है उससे वैसा हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ये बेसिक जो 4-5 रूब्रिक बनाए हैं हमने, तो ये ऐसा नहीं है कि 4-5 रूब्रिक हैं, ये एक ही पर्सनैलिटी को रिएक्ट कैसे करेगी उसको दिखाने के लिए अलग अलग टुकड़ों में तोड़ा गया है। अब जब उसको लगता है कि मेरे दिमाग में ये विचार आते हैं, ये उससे परेशान कर रहे हैं, तो इनको हटाना चाहते हैं, इन विचारों को, विचार हट जाएंगे तो शांत हो जाएगी वो। तो विचार हटाने का मतलब, हटाना माने रिपेल करना। तो उस वक्त उसका मूड ऐसे होता है कि विचार हटे। और क्योंकि ये शांति से नहीं करती है कोई भी काम, इसको बहुत ही परफेक्शन से करना चाहिए, बहुत ही स्पीड से करना चाहिए, लगन से करना चाहिए, तो उस वक्त ये इन विचारों को सेटल होने के लिए समय नहीं देती है, बल्कि अपने सिर को पीटती है, ताकि एक तो उसकी अपनी गलती है कि उसको विचार के ऐसे क्यों आ रहे हैं, और फिर जल्दी से इन विचारों को हटा देना चाहती है, इसलिए इसको सर पीटती है ताकि ये विचार उसके दिमाग से निकल जाए। इसलिए इसको है कि मूड रिपल्सिव। अब जब विचार निकल जाएंगे तो फिर इसके दिमाग में चलने वाली उथल पुथल एक्टिविटी वो सब शांत हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को हटाकर, जो उसके दिमाग से में विचलित कर दिया जिसने उसको, उनको हटाकर फिर ये बिल्कुल शांत अवस्था में आ जाना चाहती है। तो इसीलिए रूब्रिक लिया गया क्वाइट वांट्स टू बी, क्वाइट्स वांट्स टू बी। अब ब्रेकिंग थिंग्स कहाँ से आ गया इसमें? ब्रेकिंग थिंग्स एक तो यही है कि वो चीज़ों को फेंक देती है, पर ये कभी भी उसको नहीं फेंकती, कीमती चीज़ों को नहीं फेंकती है। तो इसका मतलब उसमें भी इसको होश रहता है। तो ये ब्रेकिंग थिंग्स ऐसा नहीं है कि जो उसको डिस्ट्रक्शन की आदत है, वो उसको विरोध करने का एक तरीका है कि इससे शायद ज़्यादा प्रेशर बनेगा। दूसरा विरोध करने का तरीका है कि सब्जी में ज़्यादा नमक मिला लो तो इनको एक रिएक्शन होगी। तो ये सब एक पर्सनैलिटी के पार्ट है, पार्ट भी नहीं है, बट एक परफेक्शन बंदे को होना चाहिए। मतलब इसकी परफेक्शन वाली जो नेचर है, फास्टिडियस वाली नेचर है कि जो मेरे दिमाग में है मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा, दूसरे भी को भी वैसा ही करना चाहिए, तो मेरे को शांति रहती है। दूसरे नहीं करते तो इरिटेट होती है। तो इतनी छोटी सी पर्सनैलिटी का एक्सपेंशन है नखस्वामिका के सारे रूब्रिक। अब आप खुद ही देखें, जब एक इंसान इतना ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज रखेगा किसी काम को करने के लिए,
तो जाहिर बात है उसकी एनर्जी एग्जॉस्ट होगी। एनर्जी एग्जॉस्ट होने से उसको थकान चढ़ेगी, थकान चढ़ने से चिड़चिड़ापन आएगा, धीरे धीरे माइंड का एग्जॉशन होगा। इसलिए फिर हमारे पास रूब्रिक आ जाते हैं। उस माइंड को हटाने के लिए फिर वो किसी स्टिमुलेंट का सहारा लेगा या नींद का सहारा लेगा। तो इसलिए वो आ जाता है ट्रैंक्विलिटी, डिजायर, लॉन्गिंग फॉर रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी। तो सब मिले जुले रूब्रिक हैं। इसीलिए हमारे जो क्लासिकल होम्योपैथी है उसमें कहा जाता है कि दिस इज द रेमेडी फॉर वॉर्न आउट बिजनेसमैन। तो यानी जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, थक जाते हैं, उनके लिए है ये। तो है तो एक ही सिम्टम, उस एक ही सिम्टम को नक्स वोमिका के हजारों सिम्टम में तोड़ा गया है। तो हमें लगता है नक्स वोमिका के 2000 सिम्टम होते हैं, होते नहीं है, होता एक ही है। उसकी रिएक्शंस ये विस्तार में फैली हैं कि जब ऐसा होगा तो ऐसे रूब्रिक बनेंगे, ऐसा बिहेव करेगा, और जब ऐसा बिहेव करने से वो थक जाएगा तो फिर वो ये डिमांड करेगा, और धीरे धीरे थकते थकते तो फिर उसकी मेमोरी खत्म होगी और बहुत सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। लोगों से अवर्षण आना शुरू हो जाएगा, लोगों से बात नहीं करना चाहेगा, कंपनी नहीं होगा। अब एक रूब्रिक नक्स वोमिका का एक और होता है क्वेश्चन्ड बीइंग, आंसर्स, अवर्जन टू आंसर्स या इरिटेबिलिटी व्हेन क्वेश्चन्ड व्हेन। जब उसको क्वेश्चन किया जाता है, क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि प्रश्न करे भाई तो गिलास कहाँ रखा है, उससे पूछा नहीं गया है। क्वेश्चन का मतलब होता है कि जो उसने काम कर लिया या जो कर रहा है तो उस पर एक सवालिया निशान बना लेना, यानी उसको एक किस्म का ये डिसअप्रूवल है कि तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। तो वो क्वेश्चन मार्क है। इसलिए उसको गुस्सा चढ़ता है कि तुम कौन हो, तो मेरे, अब उसके दिमाग में तो मालूम है कि मुझको ये चीज़ें करनी है और ऐसे करनी है, इतने टाइम लगेगा, इतना समय लगेगा, इतना पैसा लगेगा वगैरह, इतनी मेहनत लगेगी। पर सामने वाला तो आके, चाहे उसका बॉस होगा जो क्वेश्चन करेगा, वो जाहिर बात है कि वो इससे ऊपर की पर्सनैलिटी होगी या इसका कोई राइवल होगा या ऐसा बंदा होगा जो इससे एक्सप्लेनेशन मांगने का हक रखता है। तो वो जब सवाल पूछेगा कि ये तूने क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों करना चाहिए, ये रिजल्ट क्यों नहीं आया, तब इसको गुस्सा चढ़ता है कि यार ये क्या बकवास कर रहे हैं, मैंने तो अपनी जान लगा दी है, इनको समझ नहीं है, अरे ये तो चीज़ ऐसी होनी चाहिए और ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ठीक होता है, तो पागल हैं क्या ये लोग। तो उससे उसको फिर ये गुस्सा चढ़ता है। एक और क्वेश्चन है इसमें रूब्रिक, एंगर व्हेन ऑब्लाइज्ड टू आंसर। आंसर का मतलब क्या होता है? आंसर का मतलब होता है कि जो इस सिचुएशन है उसके लिए प्रॉपर वे में रिएक्ट करना, उसको आंसर कहते हैं। रिप्लाई नहीं कहते, आंसर कहते हैं। रिप्लाई एक अलग चीज होती है, रिप्लाई शांत से दिया जा सकता है। तो आंसर क्या है, व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ऐसे होता है ना, या इस प्रॉब्लम का आंसर क्या है, जिसे हम सोल्यूशन कह देते हैं। तो आंसर माने कि उसको आंसर एक ही है कि उसको बहुत ज़्यादा बद दिमाग बंदा, उसका एक ही आंसर है कि 2 थप्पड़ लगाओ, एक ही हल है उसका। तो ये उसका आंसर हुआ। तो आंसर व्हेन ऑब्लाइज, ऑब्लाइज माने उसको जोर डाला जाता है कि बताओ ये तुमने क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों किया। वो अपने हिसाब से चल रहा है और आप उसको कोशिश कर रहे हो कि तुरंत ही उस पर रिएक्ट करके आपकी तरफ अटेंशन आ जाए, वो आना नहीं चाहता। तो क्लिनिक में जब हम देखते हैं तो ये इस तरह से देखेंगे इसको कि अगर आप मरीज है, बैठ रहा है, उसको बुखार है, तकलीफ है, अब आप उससे बार बार सवाल करते हो, वो जवाब नहीं देना चाहता, वो इशारे से दे देता है, आपको अकल नहीं आ रही कि समझ लें वो क्या कहना चाह रहा है, तो आप उससे दोबारा पूछते हो, तो वो एक उसके ऊपर एक प्रेशर बन जाता है कि उसको जवाब देना ही देना। तब वो इरिटेट होता है, अगर ये क्या बकवास है यार, दवाई देनी है तो दो। क्योंकि वो आपको उम्मीद करता है कि आप भी जब डॉक्टर हो तो परफेक्ट हो, यानी आपको हर चीज़ मेरी आनी चाहिए। तो वो फेस्टिडियस होगा, जब नहीं होगा पहले रोकना चाहेगा, रोकेगा तो फिर दिमाग पे बोझा पड़ेगा, तो इसीलिए फ्राउनिंग आती है। तो हर रूब्रिक एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो इसलिए हमें ज़रूरत होती है कि हम मेडिसिन की पर्सनैलिटी को समझें। अब जब इतने लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं, सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं, तो ये सारे सेल्फ ओरिएंटेड हो जाएंगे नहीं, तो ये फिर फैमिली मेम्बर्स को भी पसंद नहीं करेंगे। अगर वो इसके काम में अड़ंगा नहीं डाल रहे तो ठीक है, लेकिन अगर वो इसके काम में अड़चन डाल रहे हैं तो उनको भी हटाएगा ये। अब ये एक रूब्रिक है कि वो जो बाहर के लोग हैं उनसे अच्छे से बात करता है, फैमिली वालों से नहीं करता है।
इनके साथियों से नहीं करता, वो इसीलिए नहीं करता कि बाहर वालों से तो कुछ लेना देना नहीं होता, वो तो एक फॉर्मल टॉक होती है, तो इसलिए वहाँ तो सही रहेगा ये। लेकिन घर वालों से तो लेना देना होता है, मतलब उससे कंसर्न होता है, उसके काम में इंटरफेयर कर सकते हैं, अगर उसका काम का गलत असर आएगा या उन लोगों के बिहेवियर का गलत असर होगा तो असर तो इसी पे पड़ेगा। तो इसलिए ये उन लोगों से ठीक ढंग से बात नहीं करना चाहता, उनको चाहता है कि ये भी एक उस ढंग से काम करें जिस ढंग से मैं सोच रहा हूँ, जो यानी ये खुद को सही समझता है और चाहता है दूसरे लोग भी, तो इसलिए उन घर वालों से नाराजगी इसकी रहना स्वाभाविक है। तो इस तरह फिर एक पॉजिटिवनेस है इसके अंदर, एक रूब्रिक है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इसी सेंस में है कि उसको लगता है कि मैं ये काम अचीव कर लूंगा, उसमें क्योंकि बायोवेंसी है और आर्डेंसी है, जोश है और किसी के आगे ना झुकने की शक्ति है, किसी भी एडवर्स कंडीशन के आगे वो झुकना नहीं चाहता, इसलिए उसको मालूम है, इसलिए वो पॉजिटिवनेस है कि मैं ये कर लूंगा। तो सारे रूब्रिक का जो जीस्ट है वो एक ही है कि मैं नक्सोमिका का इंसान हर काम को जो उसने सोच रखा है कि ये काम ऐसे होना है, ये अरेंजमेंट ऐसे किया जाएगा, तो वो वैसा ही होना चाहिए, उसके लिए ये पूरी जान लगा देता है। उसके खिलाफ कोई भी एडवर्स कंडीशन आए जो उस काम को उस ढंग से ना करने दे, तो ये उसके दबाव में आता नहीं है। अब बीमारी आ गई है, बीमारी इसको धीरे धीरे करके डैमेज कर रही है, पर ये उस बीमारी के आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं होता। ये कहता है नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, मैं वहाँ इलाज कराऊंगा, यहाँ इलाज कराऊंगा, हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, आज नहीं होगा कल मिल जाएगा। तो ये नहीं मानता कभी भी कि उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई है या उतनी इनक्योरेबल है कि जो इसको मार देगी, दबा देगी, हैंडीकैप बना देगी या ठीक नहीं होगी। तो ये लगता है कि नहीं मैं ठीक करके ही सोच। तो अब आपने देखा कि हमने एक छोटी सी पर्सनैलिटी को हजारों रूब्रिक तक फैला सकते हैं। अब जब एक इंसान को ऐसी पर्सनैलिटी समझ आ गई तो वो फिर इसी पर्सनैलिटी का कोई और रूब्रिक बना लेगा अपने समझ और अपने हालात के हिसाब से, और वो उसको फिर कहेगा भाई ये रूब्रिक है, उसको रिपर्टरी में डाल देगा। यानी बात वही है पर उसको दूसरे अंदाज में वो बोलेगा। जैसे वाटर है तो वाटर को पानी, कोई कहेगा वाटर दो, कोई कहेगा पानी दो, कोई कहेगा नीर दो, तो ये है तो पानी ही। तो इसी तरह जब आदमी अलग अलग परिवेश के होते हैं तो एक ही स्थिति को वो अलग अलग ढंग से अपने परिवेश के हिसाब से उसका नाम देते हैं। जैसे हमारे जो कबीर दास जी थे, संत कबीर, उन्होंने हमारे शरीर में एक शक्ति होती है कुंडलिनी, उस कुंडलिनी को उन्होंने सुरति कहा और ईसा मसीह ने उसको होली गोस्ट कहा, मोहम्मद साहब ने उसको सफेद घोड़ा कहा। तो अब बिहार में क्योंकि उनको ये सुरती आती नहीं थी जनता को, तो उन्होंने कहा कि उनको लगा कि यार कबीर दास सुरती की बात जो कर रहे हैं वो तंबाकू के लिए कर रहे हैं, खैने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उसको खा के भी नशा चढ़ता है, इसको खा के भी नशा चढ़ता है, तो इसी की बात करिए। तो उन्होंने तंबाकू को सुरती कहना शुरू कर दिया, तो पर वो ठीक नहीं है। तो इस तरह एक ही बात को आप अपने परिवेश में अलग ढंग से कह देते हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस मेडिसिन के हजारों रूब्रिक बन गए, पर उससे थोड़ा सा फायदा यही होता है कि उस परिवेश का बंदा अगर वो होता है, कोई भी जब उससे टकराता है, उस रूब्रिक को देखता है, तो वो थोड़ा सा समझ जाता है, तो समझने का स्कोप थोड़ा सा वाइडन हो जाता है। पर हमको जरूरी ये है कि हम मेडिसिन की पर्सनैलिटी को समझें, फिर अपने ही परिवेश में अपने हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन कर लें, तो फिर हमें खुद ही समझ जाएगी कि ये नक्सोमी का बंदा ऐसे होता है, सल्फर का ऐसे होता है, आर्सेनिक का ऐसा होता है। तो वो फिर पूरी जर्नी उसको आप बना सकते हो। तो मुझे उम्मीद है, हालांकि आज मैं काफ़ी फास्ट बोल रहा हूँ, पर मुझे उम्मीद है कि जो कुछ मैंने बोला है इस केस के हिसाब से आपको समझ आया होगा और नक्सोमिका की पर्सनैलिटी समझ आई होगी। जब भी आपको ऐसी पर्सनैलिटी मिले
तो उस व्यक्ति को चाहे जुकाम हो चाहे कैंसर हो, यानी माइनर से माइनर एलिमेंट और सीवियर से सीवियर एलिमेंट किसी भी एज ग्रुप में हो, आप आसानी से बहुत कॉन्फिडेंट होकर नक्स वोमिका प्रिस्क्राइब कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक मेडिसिन की प्रकृति, उसकी नेचर रोगी के नेचर से मिल जाती है, डिजीज के नेचर से नहीं, रोगी के स्वभाव से मिल जाती है, उस वर्तमान स्वभाव से, ना कि जो जन्म से है उसका स्वभाव, उस वर्तमान प्रेजेंट मेंटल स्टेट से मिल जाती है, तो हम पूरे आत्मविश्वास के साथ उस मेडिसिन को रोगी को दे सकते हैं और ये उम्मीद कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि वो रोगी में सुधार अवश्य ही आएगा। ये एक रूल है होम्योपैथी का, जो प्रिंसिपल है ये होम्योपैथी का, जो इटरनल है, ना आज बदला है ना कल बदलेगा, हमेशा रहेगा, शाश्वत है। इसलिए एक ही रूल होम्योपैथी का सही है, बाकी कोई रूल होम्योपैथी का ठीक नहीं है। ऐसे कमेंट करने के लिए मुझे बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ, पर खैर ऐसे लोगों की खास परवाह करनी नहीं चाहिए, क्योंकि कमेंट तो कोई भी कर देता है, पर उसको सिद्ध करना उसके लिए मुश्किल होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये, हालांकि लंबा हो गया है वीडियो, पर जब तक आप अपनी बात को सामने वाले दर्शक तक समझा नहीं दो, तब तक छोटा वीडियो बनाने का कोई फायदा है नहीं। तो अगर आप में वो कैपेसिटी है कि आप बहुत छोटे में अपनी बात को समझा सकते हो, आपने तो बोल दिया क्योंकि आपको लगा मैंने समझा दी बात, पर जो सामने व्यूअर है, जिससे आप बात कर रहे हो, जिसको आप समझा रहे हो, उसका IQ क्या है, क्या वो भी आपकी बात को उतना ही समझ गया जितना आप समझाना चाहते हो? तो वो छोटे में संभव नहीं होता है। आपके बड़े एक्सप्लेनेशन से वो लोग भी समझ जाएंगे जो थोड़े से पॉइंट में आपकी बात को समझ सकते हैं, पर वो जो जिनके पास कम समझ है, आप उनको समझाने के लिए तो आपको चीज को विस्तार से बताना होगा, क्योंकि उस विस्तार में से कुछ हिस्सा तो उनके मन में जाएगा। तो इसलिए हमेशा ही चीजों को विस्तार से बताना सही होता है। इसलिए मेरे वीडियो कुछ औरों के मुकाबले में लंबे होते हैं, पर फिर भी सच्चाई ये है कि जब मैं वीडियो बनाता हूं तो अपने वीडियोस को बहुत 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 ही ज्यादा छोटा रखता हूं, क्योंकि जो कुछ मेरे दिमाग में चल रहा होता है, अगर मैं उसको एक वीडियो में डालना शुरू कर दूं तो ये 3, 4, 5 घंटे तक भी वो वीडियो निकल जाएगा। इसी केस में भी मैं अगर आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, तो ये वाला केस भी कम से कम 2-3 घंटे लेगा पूरी तरह से इसको समझाने के लिए। तो उसमें फिर लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, लोगों को उतनी गहराई तक समझ भी नहीं आती है चीज़ें। इसलिए मैं इसको जितना कुछ हो सकता है उतना शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि शॉर्ट हो, थोड़ा सा चाहे लंबा भी हो, शॉर्ट भी हो, पर वो मेरी बात को जो दर्शक देख रहा है वीडियो, उसको समझ आए और वो अपने क्लिनिक में लगा सके, तभी वीडियो बनाने का फायदा होता है। नहीं तो कोई फायदा नहीं है वीडियो बनाने का। खामखा अपने नाम करने के आगे कि मैंने 20 वीडियो बनाए या 50 बनाए और उससे दर्शकों को कैसे फंसा लिया है ताकि वो इलाज करा सकें, ये मक्कारी करने की जरूरत नहीं है। इसका हमेशा नुकसान तो आपको उठाना पड़ेगा। जब भी आप दूसरों को फंसाने की कोशिश करोगे अपने फायदे के लिए, तो उसका 100% आपको नुकसान उठाना पड़ेगा हर हालत में। ये भी कुदरत का प्रिंसिपल है जो बदलता नहीं है। इसलिए कभी भी आप ये न सोचें कि मैं दूसरों को बेवकूफ़ बना के अपना फ़ायदा उठा लूँगा तो मेरा भला हो जाएगा। किसी भी हालत में नहीं होगा। आपको चोट पड़ना 100% गारंटेड है। तो इसलिए जब भी आप
कोई काम करें, यहाँ तो काम वीडियो बनाना ही है, ये होम्योपैथ जो वीडियो बना रहे हैं, जब भी होम्योपैथ ये वीडियो बनाएं अपने, तो उसमें एक ही बात ध्यान रखें कि क्या मैं ये वीडियो दूसरों के हित के लिए बना रहा हूं या इसके पीछे कुछ मेरी पर्सनल इंटेंशन है। अगर आपकी जरा सी भी पर्सनल इंटेंशन है, मक्कारी है उस वीडियो के अंदर, कोई हिडन एजेंडा है, तो निश्चित रूप से आपको चोट लगेगी। कोई बचा नहीं सकता। वो चोट आप खुद को मार रहे हो, दूसरों को फंसाकर, दूसरों को धोखा देकर, दूसरों के साथ गलत जानकारी साझा करके। तो आप अपना भला तो कम से कम करें, ये तो समझदारी होती है। चलो अभी हम बंद करते हैं इसको, और फिर कभी दोबारा मौका मिलेगा तो नक्श भूमिका आपको और गहराई में समझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।